प्रिय छात्रों, हम लोग पिछले वीडियो में मुद्रा के बारे में पढ़ा था। तो देखिए, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स जो होता है, मौद्रिक अर्थशास्त्र में 3 पार्ट होते हैं या 3 चैप्टर होता है। पहला चैप्टर या पहला अध्याय हमने मनी के बारे में बताया। दूसरा इसका अध्याय जो होता है वो बैंक होता है, बैंकिंग सिस्टम। और इसका तीसरा जो पार्ट होता है या तीसरा चैप्टर जो होता है उसे इन्फ्लेशन या स्फीति कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर इसका दूसरा पार्ट आज इंट्रोडक्टरी रूप में जानने की कोशिश करेंगे। तो इस चैप्टर का नाम बैंकिंग सिस्टम है। इसे हिंदी में बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। इस तरीके से हम लोग बैंकिंग प्रणाली के बारे में यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम है क्या, यह किस तरीके से काम करता है और हाल में इसकी प्रवृत्ति क्या रही है, इसमें सरकार ने सुधार किस तरीके के किए हैं। इन सभी चीज़ों की चर्चा जो होती है वह देश की बैंकिंग प्रणाली में की जाती है। तो बैंकिंग प्रणाली में हम लोग ये देखते हैं कि सबसे पहले तो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम जानते हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। दूसरा हम लोग ये देखते हैं कि बैंक का कैटेगरी करके व्यापारिक बैंक बैंकिंग प्रणाली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और व्यापारिक बैंक या कॉमर्शियल बैंक के बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो हम लोग कैटेगरी का अध्ययन कर लेंगे। कैटेगरी का अध्ययन करने के बाद हम लोग इसमें जो सबसे लोकप्रिय व्यापारिक बैंक हमारे देश में है, कॉमर्शियल बैंक या व्यापारिक बैंक, उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो ये है कॉमर्शियल बैंक। इसे हिंदी में व्यापारिक या वाणिज्यिक बैंक कहते हैं। इसकी हम परिभाषा देखेंगे, इसके बारे में हम कार्य देखेंगे, इसका भारत में फैलाव देखा जाएगा, यह किस तरीके से फंक्शन करता है ये देखा जाएगा। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि आजकल हमारे देश में किस तरीके के ट्रेंड है बैंकिंग प्रणाली की, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि ये कॉमर्शियल बैंक हो जाएगा। दूसरी कैटेगरी में हम लोग ये देखते हैं कि एक बैंक है कोऑपरेटिव बैंक। इसे भारत में सहकारी बैंक के नाम से स्मरण किया जाता है। इसे हिंदी में व्यापारिक बैंक कहते हैं, व्यापारिक बैंक। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि इसे सहकारी बैंक हिंदी में कहते हैं। सहकारी बैंक के बाद हम लोग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसे आरआरबी के नाम से जाना जाता है। इसे हिंदी में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहा जाता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इन बैंकों के बारे में पहले जानेंगे, उसके बाद इसकी प्रवृत्ति और संरचना के बारे में जानेंगे। सरकार ने क्या क्या इसमें परिवर्तन और सुधार किया है, इसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर वीडियो में इंट्रोड्यूसिंग रूप में हम बैंकों के इतिहास के बारे में बताएंगे और इतिहास के बाद हम लोग कुछ बैंकों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले सवाल तो हम लोगों के दिमाग में ये उठता है कि बैंक शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो देखिए, बैंक शब्द की उत्पत्ति के बारे में ज़्यादातर लोगों की राय ये है कि ये इटालियन शब्द से उत्पन्न होता है। एक इटालियन शब्द है जिसका नाम है बैंचो। यह एक इटालियन वर्ड है। एक बार बैंक के बारे में हम बता दें आपको। अगर कोई कहे कि बैंक कहते किसे हैं, तो बैंक को परिभाषित करते हुए केवल आप यही कह सकते हैं
कि वह संस्था जो मुद्रा के कारोबार में हिस्सा लेती है उसे बैंक कहते हैं। वह संस्था जो मुद्रा के कारोबार में हिस्सा लेती है उसे बैंक कहते हैं। बैंक शब्द की उत्पत्ति किससे होती है? तो इटालियन शब्द बेंचो से होती है। अब ये कैसे उत्पन्न होता है? तो देखिए, पूर्व मध्यकाल में हम लोग ये देखते हैं कि यूरोप में अनेक देश जो थे वो आपस में युद्धरत हुआ करते थे और यहाँ अनेक छोटे छोटे देश थे और यहाँ पर अलग अलग राजा हुआ करते थे और इन राजाओं द्वारा अलग अलग सिक्के जो थे वो प्रचलन में थे। इटली एक ऐसे स्थान पर स्थित था जहाँ से तमाम रियासतों का रास्ता या परिवहन मार्ग गुजरता था। हालांकि उस समय इटली स्टैब्लिश नहीं हुआ था, इटली तो नेपोलियन के बाद ही संभव हुआ, लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि जहाँ पर आज इटली है वहाँ से अधिकांश रियासतों का मार्ग जो होता था वह जाता था। ये मार्ग व्यापारिक मार्ग थे और यहाँ पर तमाम व्यापारी एक रियासत से दूसरे रियासत में व्यापार करने के लिए हिस्सा लेते थे। लेकिन इन रियासतों में जाने के पहले लोगों को अपनी मुद्रा को बदलना पड़ता था। इटली के जो व्यापारी हुआ करते थे वह मेज और कुर्सी लगाकर बैठे रहते थे और इस पर विभिन्न राज्यों या रियासतों की मुद्रा को एक झुंड में बनाकर रखते थे। जिस व्यापारी को जिस राज्य या रियासत की मुद्रा की ज़रूरत होती थी वह व्यापारी अपनी मुद्रा दे देता था, बदले में उस रियासत की मुद्रा को उससे प्राप्त कर लेता था और इसके बदले में जो मुद्रा कारोबार करने वाला व्यापारी होता था उसे बदले में कुछ कमीशन की प्राप्ति हो जाती थी। इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि ये कारोबार आरंभ में बेंच पर ही शुरू होता है और यहाँ से मुद्रा का लेन देन शुरू होता है और इन व्यापारी को हम लोग उस समय जो कहा जाता था वो बेंचो कहा जाता था। कालांतर में हम लोग ये देखते हैं कि यह कारोबार जो होता है वह फलने फूलने लगता है और यह शब्द भी जो होता है वह टूट जाता है और टूटकर एक नया शब्द का रूप धारण करता है और इस नए शब्द को हम लोग कहते हैं कि यह बैंक है। इस तरीके से बेंचो शब्द से ही हम लोग ये देखते हैं कि बैंक शब्द की उत्पत्ति होती है। बाद में जब हम लोग ये देखते हैं कि ये कारोबार बहुत फलने फूलने लगता है तो बहुत सारे बैंकों की स्थापना अनेक यूरोपियन देशों में हो जाती है, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बैंक हम लोग ये देखते हैं कि 14वीं शताब्दी के अंतिम दशक में स्थापित होती है। उसे ग्रेट बैंक के नाम से स्मरण किया जाता है और इसकी स्थापना एम्स्टर्डम में की जाती है। इस तरीके से इसे ग्रेट बैंक ऑफ एम्स्टर्डम कहा जाता है। इसकी स्थापना के साथ हम लोग ये देखते हैं कि यूरोप में अनेक बैंक जो होते हैं वह और तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। इसी तरीके से समय गुजरने के साथ साथ ब्रिटिश एम्पायर जो होता है वह बहुत बड़ा हो जाता है और यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि 17वीं शताब्दी के तीसरे दशक में यानी 1637 में एक बहुत बड़ी बैंक की स्थापना होती है जिसे बैंक ऑफ इंग्लैंड कहा जाता है और आज भी यह बैंक स्थापित है और कार्य करती है। यह आज भी इंग्लैंड की हम लोग ये देखते हैं कि केंद्रीय बैंक की हैसियत से कार्य कर रही है। अब दुनिया में हम लोग ये देखते हैं कि बैंक शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है और बैंकों का विकास कैसे होता है, इसके बारे में हम ज़्यादा न जाकर भारतीय अर्थव्यवस्था में चूंकि हम लोग ज़्यादा रुचि रखते हैं इसलिए भारत में ये बैंक कैसे प्रवेश करते हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो भारत में ये देखा जाता है कि जब अंग्रेज हमारे देश में एंट्री करते हैं तो वह अपने साथ अपनी ये बैंकिंग व्यवस्था भी लेकर प्रवेश करते हैं। चूँकि आप जानते हैं कि भारत में प्लासी के वार के बाद उनको बंगाल प्रेसिडेंसी की सूबेदारी प्राप्त हो जाती है। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि उनकी सत्ता धीरे धीरे फलने फूलने लगती है। इसी समय हम लोग ये देखते हैं कि 1770 में बंगाल में सबसे पहले एक व्यापारिक बैंक एक बैंक की स्थापना की जाती है और उस बैंक का नाम जो होता है वह दी हिंदुस्तान बैंक होता है। दी हिंदुस्तान बैंक ये हमारे देश में स्थापित होने वाली पहली बैंक है।
यह ब्रिटिश पूंजीपतियों द्वारा बैंक को स्थापित किया गया था। इस समय बैंक को भारत में बैंक न कहकर बल्कि एजेंसी हाउस कहा जाता था। लेकिन यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि लोगों की बैंकिंग आदतें नहीं थी। बाद में और भी अनेक बैंक स्थापित होते हैं, लेकिन अधिकांश बैंक हम लोग ये देखते हैं कि भारत में बंद हो जाते हैं। लेकिन इसी क्रम में हम लोग ये देखते हैं कि 1806 में ईस्ट इंडिया कंपनी के सहयोग से एक बड़ी बैंक की स्थापना की जाती है और उस बैंक का नाम जो दिया जाता है वह बंगाल प्रेसिडेंसी बैंक के नाम दिया जाता है। बंगाल प्रेसिडेंसी बैंक। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के सहयोग से स्थापित होती है। कलकत्ता में स्थापना इसका किया जाता है। यह बैंक जो होती है वह अत्यंत सफल होती है। बाद में हम लोग ये देखते हैं कि 1840 और 1843 में क्रमशः बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना की जाती है। इसके बाद 1843 में हम लोग ये देखते हैं कि मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना की जाती है। इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि हमारे देश में 1843 तक 3 बड़े प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना की जाती है। इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि ब्रिटिश पूंजीपतियों ने और भी अनेक बैंकों को स्थापित किया था। इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि यह हमारे देश की महत्वपूर्ण बैंक बन जाती है। बाद में इसे करेंसी छापने का अधिकार भी दे दिया जाता है। हालांकि ये अधिकार हम लोग ये देखते हैं कि 1862 के बाद छीन लिया जाता है, लेकिन प्रेसिडेंसी बैंक हमारे देश की एक केंद्रीय बैंक एक सेंट्रल बैंक की तरह कार्य कर रही थी, परोक्ष रूप से आप ये कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि 3 प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना भारत में एक महत्वपूर्ण कदम था। उसके बाद 1856 में ब्रिटेन की सरकार ने संयुक्त स्कंद कंपनी अधिनियम पारित किया और इस अधिनियम में हम लोग ये देखते हैं कि कंपनी या बैंक को स्थापित करने का उदार कानून बनाया गया और इसी का लाभ उठाते हुए तमाम विदेशी पूंजीपतियों ने भारत में अनेक बैंकों को स्थापित किया। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बैंक 1865 में एक बैंक स्थापित होती है जिसका नाम है इलाहाबाद बैंक। इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि इलाहाबाद बैंक देश की सबसे पुरानी बैंक है जो आज भी इसी नाम से कार्यरत है। अभी तक हमारे देश में जितने भी बैंक स्थापित किए गए थे वो सारे बैंक हम लोग ये देखते हैं कि ब्रिटिश पूंजीपतियों द्वारा स्थापित किया गया था। इसमें भारतीय पूंजीपतियों का कोई योगदान नहीं था। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि 1878 में हमारे देश में फैजाबाद में अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना की जाती है। ये हमारे देश की पहली ऐसी बैंक थी जिसमें आंशिक रूप से स्वामित्व जो था वह भारतीय पूंजीपतियों का भी था। यानी भारतीय पूंजीपति और विदेशी पूंजीपति दोनों मिलकर हम लोग ये देखते हैं कि 1878 में फैजाबाद में अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना करते हैं। तो हमारे देश में अवध कॉमर्शियल बैंक प्रथम बैंक ऐसी है जिस पर आंशिक रूप से भारतीय पूंजीपतियों का स्वामित्व था। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि 1893 में हमारे देश में लाहौर में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की जाती है। इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि देश की ये पहली बैंक है जो पूर्ण रूप से भारतीय पूंजीपतियों को स्वामित्व में खोला गया। यानी 1893 में इसकी स्थापना की जाती है। 1894 से ये कार्य करना शुरू कर देता है। पहली इसकी स्थापना लाहौर में की गई। इसके बाद इसकी शाखाएं हम लोग ये देखते हैं कि देश के अन्य हिस्सों में स्थापित किया गया था। यानी पूर्ण भारतीय स्वामित्व में खुलने वाली पहली बैंक पंजाब नेशनल बैंक थी। इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि 1890 से लेकर 1900 के बीच में हमारे देश में अनेक बैंक स्थापित होते हैं, लेकिन इन बैंकों की वित्तीय दशा अत्यंत कमज़ोर थी और ये बहुत ज़्यादा सफल नहीं रहते हैं। 1899 में आप जानते हैं कि हमारे देश में वायसराय जो बनकर आता है उसके बारे में ये कहा जाता है कि ये भारत को सबसे अधिक जानने वाला वायसराय था और इसका नाम आप जानते हैं कि लॉर्ड कर्जन था। कर्जन जो होता है वह भारत में व्यापारिक बैंकों को स्थापित करने के लिए पूरा प्रयास करता है और 1900 से लेकर 1900
1913 के बीच में भारत में कुछ बड़े बड़े व्यापारिक बैंकों की स्थापना होती है। इन व्यापारिक बैंकों में हम लोग ये देखते हैं कि जैसे इंडियन बैंक की स्थापना होती है, इसी तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बड़े बैंक की स्थापना होती है। इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि ओरिएंटल बैंक की स्थापना होती है। इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि इस अवधि में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की भी स्थापना होती है। तो भारत में 1900 से लेकर 1913 के बीच में तेजी से व्यापारिक बैंक विकसित होते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम लोग ये देखते हैं कि 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू होता है तो हुकूमत जो होती है वो इन व्यापारिक बैंकों पर ज़बरदस्ती अपना कब्जा जमा लेती है। इससे बैंकिंग विकास को बहुत बड़ा धक्का लगता है और भारत में बैंक जिस तरीके से उन्नति कर रहे थे, एक तरह से वो अवरोध का काम करना शुरू कर देता है। बाद में हम लोग ये देखते हैं कि वार ख़त्म हो जाता है, पेरिस की संधि हो जाती है। संधि के पश्चात हम लोग ये देखते हैं कि पूरे दुनिया में बैंकिंग प्रणाली को स्वस्थ और दुरुस्त बनाए रखना बहुत ही महत्वपूर्ण था, जरूरी था। इसी को लेकर 1920 में ब्रिस्टल में एक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है और इस सम्मेलन का अध्यक्ष जो होता है वह स्वयं ब्रिटेन होता है। और इस सम्मेलन में यह निर्णय लिया जाता है कि देश में मौद्रिक प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि सभी देशों में एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की जाए। इसका मतलब है कि भारत में भी एक केंद्रीय बैंक स्थापित होना चाहिए था। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि अंग्रेज भारत में केंद्रीय बैंक को स्थापित करने के लिए बहुत अधिक तत्पर नहीं थे। लेकिन राष्ट्रवादी नेता कांग्रेस की तरफ से इस बात की मांग उठने लगी कि भारत में भी एक केंद्रीय बैंक स्थापित किया जाए। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश शासक जो थे वह दबाव में आ जाते हैं और अंततः हम लोग ये देखते हैं कि 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को आपस में जोड़ देते हैं, मर्ज कर देते हैं। और मर्ज करने के बाद हम लोग ये देखते हैं कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में कर दी जाती है और 1923 से यह बैंक पूरी तरीके से फंक्शन करने लगता है। तो इस तरीके से हमारे देश में 1921 में तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को जोड़कर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की जाती है। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1923 से हम लोग ये देखते हैं कि पूरी तरीके से काम करना शुरू कर देता है। लेकिन आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने ये तो काम कर दिया, लेकिन केंद्रीय बैंक को स्थापित करना यहां जरूरी था और कांग्रेस लंबे समय से आंदोलन में अपना ये मांग बनाए रखी थी। अंततः 1927 में हम लोग ये देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार जो होती है वह भारत में एक आयोग का गठन करती है। इस आयोग की अध्यक्षता प्रोफेसर हिल्टन यंग को इस आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर हिल्टन यंग को बनाया जाता है। इसे हिल्टन यंग आयोग कहा जाता है। इस आयोग ने 1929 में अपना रिपोर्ट सौंपा और इस रिपोर्ट में स्पष्ट कर दिया कि भारत में वित्तीय और मौद्रिक प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि यहाँ पर यथाशीघ्र केंद्रीय बैंक की स्थापना की जाए। लेकिन आप जानते हैं कि 1929 में जो उदारवादियों की सरकार होती है वह गिर जाती है, लेबर पार्टी की सरकार जो होती है वह गिर जाती है, कंजर्वेटिव जो होते हैं वह पुनः सत्ता में वापस आ जाते हैं और हिल्टन यंग आयोग का रिपोर्ट जो होता है वह ठंडे बस्ते में चला जाता है। लेकिन समय करवट लेता है। 1934 में हम लोग ये देखते हैं कि लेबर पार्टी पुनः सरकार बनाती है। सरकार बनाने के साथ ही वह हिल्टन यंग आयोग के रिपोर्ट पर विचार विमर्श करना शुरू कर देती है और इसी समय हम लोग ये देखते हैं कि 1934 में केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति का गठन किया जाता है। इस तरीके से इसे सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी भी कहा जाता है और इस समिति से ये कहा जाता है कि हिल्टन यंग आयोग की सुझाव की जांच करे और जो भी कार्य करना हो भारत में यथाशीघ्र किया जाए। तो केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति जो होती है वह हिल्टन यंग आयोग की रिपोर्ट को पूरी तरीके से स्वीकार कर लेती है और भारत में केंद्रीय बैंक को स्थापित करने का निर्णय लिया जाता है। और इसी समय हम लोग ये देखते हैं कि ब्रिटेन की संसद में आरबीआई एक्ट 1934 पारित कर दिया जाता है। आरबीआई एक्ट 1934, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 पारित किया जाता है और इसी अधिनियम के सहायता से हमारे देश में एक केंद्रीय बैंक की स्थापना जिसका नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दिया जाता है वो हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भारत में स्थापना हो जाती है और यह हमारे देश की केंद्रीय बैंक बन जाती है।
अब ये केंद्रीय बैंक उस समय बर्मा और पाकिस्तान की भी थी, उस समय ये अलग नहीं थे। हालांकि बाद में सबसे पहले बर्मा को अलग किया गया, लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि 1942 तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बर्मा के केंद्रीय बैंक की हैसियत से कार्य करती रही। और 1948 तक हम लोग ये देखते हैं कि पाकिस्तान का विभाजन जो होता है वो 1947 में होता है। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि 1948 तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होती है वह पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के हैसियत से भी कार्य करती है। इस तरीके से भारत में हम लोग ये देखते हैं कि केंद्रीय बैंक की स्थापना की जाती है। यह हमारे देश की शीर्ष बैंक है और इसका नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। और ये प्रबंधित या समायोजित जो होती है वह आरबीआई एक्ट 1934 के माध्यम से होती है। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि देश आज़ाद हो जाता है। आज़ादी की पूर्व संध्या पर हम लोग ये देखते हैं कि भारत में व्यापारिक बैंकों की स्थिति अत्यंत कमज़ोर थी। अधिकांश बैंक जो थे वो घाटे में कार्य कर रहे थे। यहाँ पर लोगों की बैंकिंग आदतें अपेक्षाकृत बहुत ही कम थी। लोग अपनी धरोहरों को गाड़ कर रखना ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन बैंकों में अपनी धन को जमा करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरणा इनको नहीं मिलता था। अगर गौर से देखा जाए तो हम लोग ये देखते हैं कि हमारे देश में स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर लगभग 640 बैंक जो थी वह कार्यरत थी। 640 बैंक जो थी वह हमारे देश में कार्यरत थी। लेकिन आज़ादी के तुरंत बाद हम लोग ये देखते हैं कि अधिकांश व्यापारिक बैंक जो होती है वह ख़त्म हो जाती है, बंद हो जाती है। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि हमारे देश में नियोजित विकास का लक्ष्य रखा जाता है और नियोजित विकास में बैंकों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अभी तक केंद्रीय बैंक की स्थापना जो होती है वह निजी क्षेत्र के अधीन की जाती है। इस पर स्वामित्व जो था वह निजी पूंजीपतियों का था, इस पर सरकार का कोई स्वामित्व नहीं था। लेकिन नियोजित विकास के लिए आवश्यक था कि देश के वित्तीय प्रणाली पर सरकार का नियंत्रण हो। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये देखते हैं कि 1 जनवरी 1949 को हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है, नेशनलाइजेशन कर दिया जाता है। राष्ट्रीयकरण का मतलब समझ लीजिए, जब किसी निजी प्रतिष्ठान पर सरकार अपनी स्वामित्व को स्थापित करती है तो इसे राष्ट्रीयकरण कहते हैं। इसमें सरकार ने सारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के शेयर को क्या किया, खरीद लिया। इस तरीके से ये पूरी तरीके से अब सरकार के नियंत्रण में आ गया। तो हमारे देश में राष्ट्रीयकृत होने वाली पहली बैंक कौन है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में की जाती है। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र के विकास पर ज़्यादा बल दिया जाता है, लेकिन कृषि क्षेत्र को विकसित कराने के लिए अत्यंत आवश्यक था कि कृषि क्षेत्र को बेहतर स्तर पर साख की सुविधा प्रदान की जाए। और ये साख सुविधा निश्चित तौर पर बैंक ही प्रदान कर सकते थे। हम लोग ये देखते हैं कि 1954 में एक भारत में समिति का गठन किया जाता है, इसे एडी गोरवाला समिति कहा जाता है। इस समिति का नाम हम लोग ये देखते हैं कि एडी गोरवाला के नाम पर ही, प्रोफेसर एडी गोरवाला इसके अध्यक्ष थे और उन्हीं के नाम पर एडी गोरवाला समिति कहते हैं। इसे केंद्रीय ग्रामीण बैंकिंग साख सर्वेक्षण समिति भी कहा जाता है। तो केंद्रीय ग्रामीण बैंक साख सर्वेक्षण समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर एडी गोरवाला थे और एडी गोरवाला के नाम से ही इसे एडी गोरवाला समिति कहते हैं। एडी गोरवाला समिति ने स्पष्ट कर दिया कि भारत में कुछ व्यापारिक बैंक पर सामाजिक नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है ताकि कृषि क्षेत्र को बेहतर मात्रा में साख उपलब्ध हो सके। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 1955 में, यानी जुलाई 1955 में हम लोग ये देखते हैं कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इसकी स्थापना 1921 में की गई थी। इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और राष्ट्रीयकरण करने के बाद हम लोग ये देखते हैं कि इसका नाम एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि भारत में राष्ट्रीयकृत होने वाली प्रथम व्यापारिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जबकि भारत में राष्ट्रीयकृत होने वाली पहली बैंक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है।
इस तरीके से जुलाई 1955 में हमारे देश में पहली व्यापारिक बैंक एसबीआई का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। एसबीआई को पहले किस नाम से स्मरण किया जाता था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से स्मरण किया जाता था। 1959 में हम लोग ये देखते हैं कि 7 राज्य बैंक थे। इन बैंकों का प्रदर्शन अपने राज्य में बेहतर था। जैसे हम लोग ये देखते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर था, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ मदुरई, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, ये 7 राज्य बैंक थे। इनका प्रदर्शन बेहतर था। बेहतर करने के लिए हमारे देश की सरकार ने 1959 में इन 7 राज्य बैंकों को क्या किया? एसबीआई का सहायक बैंक बना दिया। इस तरीके से एसबीआई भारत में एक समूह की बैंक थी। इस समूह में कितने बैंक थे? 8। एक तो एसबीआई और 7 इसके सहायक बैंक। और इसके साथ हम लोग ये देखते हैं कि कमोबेश हमारे देश में 2011 से लेकर 2015 तक कार्य किया गया। लेकिन 2015 तक हम लोग ये देखते हैं कि सारे राज्य बैंकों को एसबीआई में मर्ज कर दिया गया। अब एसबीआई अपने आप में एकीकृत बैंक है। इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि हमारे देश में पहली राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंक। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि भारत में बेहतर विकास करने के लिए हरित क्रांति की सूत्रपात की जाती है। यह ठीक योजना अवकाश के समय शुरू होता है। हरित क्रांति बेसिकली हम लोग ये देखते हैं कि यह 4 आगतों पर निर्भर थी। और ये चारों आगत किसको मुहैया कराना था? किसानों को। लेकिन किसान इन चारों आगतों को खरीदकर हरित क्रांति को सफल नहीं बना सकते थे। क्यों? क्योंकि इसके लिए उन्हें पैसा चाहिए था। और ये संसाधन हम लोग ये देखते हैं कि किसानों के पास नहीं था। 1966 में देश में हरित क्रांति तो शुरू कर दी जाती है, लेकिन हरित क्रांति को सफल बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक था कि किसानों के हाथ में संसाधन पहुंचाया जाए, ताकि किसान चारों आगतों को खरीदकर हरित क्रांति जैसी नीति को सरकार के सफल बना सके। लेकिन हमारे देश के किसानों के पास संसाधन ना के बराबर था। अभी तक इन्हें ऋण की जब जरूरत होती थी तो ये महाजन साहूकार और चेट्टियों पर निर्भर होते थे। लेकिन महाजन साहूकार वास्तविक रूप से हम लोग ये देखते हैं कि इनका ब्याज बहुत ऊंचा होता था और ये किसानों का शोषण भी करते थे। इसीलिए महाजन साहूकारों पर इनकी जिंदगी छोड़ी नहीं जा सकती थी। समय के साथ हम लोग ये देखते हैं कि हमारे देश की प्रधानमंत्री मिसेज इंदिरा बन जाती है। मिसेज इंदिरा ये समझ जाती हैं कि भारत में खाद्यान्न पदार्थ के आयात को अगर कम करना है तो कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाना अत्यंत आवश्यक है। और कृषि क्षेत्र में बेहतर समृद्धि करने के लिए यह जरूरी है कि हरित क्रांति जैसी नीति को सफल बनाया जाए। इस पर काफ़ी वह होमवर्क करती हैं और होमवर्क करने के पश्चात वह इस नतीजे पर पहुंचती हैं कि हरित क्रांति को ही सफल बनाकर हम खाद्यान्न पदार्थों को उत्पादन में आत्मनिर्भरता को प्राप्त कर सकते हैं। और इस नीति को सफल बनाने का एक बहुत बढ़िया रास्ता यह है कि किसानों को संसाधन मुहैया कराई जाए और बैंकों की तक पहुंच किसानों की बनाई जाए। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मिसेज इंदिरा ने जुलाई 1969 में 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इस राष्ट्रीयकरण में आप जानते हैं कि जोर जबरदस्ती था। 14 व्यापारिक बैंक ये निजी पूंजीपतियों का था और उनकी संपत्ति थी और इसके सहायता से उन्हें लाभ मिलता था। लेकिन जब भी राष्ट्रीयकरण किया जाता है तो थोड़ा इसमें जोर जबरदस्ती होता है। लेकिन सरकार को ये लगा कि राष्ट्रीय हित के लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का जब राष्ट्रीयकरण किया गया तो निजी पूंजीपति मिसेज इंदिरा से रुष्ट हो जाते हैं। और वह चूंकि उस समय संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार का हिस्सा था और इस केस को लेकर वो कोर्ट में पहुंचते हैं और सुप्रीम कोर्ट जो होती है प्रथम दृष्टया में ही इस राष्ट्रीयकरण को अवैध करार देती है। लेकिन मिसेज इंदिरा हार नहीं मानती हैं, वह पूरे मौलिक अधिकार में संशोधन कर देती हैं और संपत्ति के अधिकार को उससे बाहर कर देती हैं और इस राष्ट्रीयकरण को वैध करार देती हैं। और अंततः हम लोग ये देखते हैं कि जुलाई 1969 में जो राष्ट्रीयकरण होता है मिसेज इंदिरा कर देती है। और इस राष्ट्रीयकरण करने के पश्चात इन बैंकों से स्पष्ट वो संदेश दे देती हैं कि मिस्टर बैंक, अब अपना बोरिया बिस्तर इन शहरी क्षेत्रों से उठाइए और ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाकर बिछाइए और हमारे किसानों को कम से कम ब्याज दर पर ज़्यादा से ज़्यादा ऋण दीजिए ताकि वो हरित क्रांति जैसी नीति को हमारी सफल बना सके।
अभी तक ये सारे व्यापारिक बैंक शहरी क्षेत्र में कार्य करते थे। ये उद्योग धंधों को ऋण देते थे, कृषकों को ऋण देना ये पसंद नहीं करते थे, क्योंकि कृषि कर्म एक कच्चा व्यवसाय था, यहाँ ऋण डूबने की पूरी संभावना होती थी और फिर उनकी लायबिलिटी ये नहीं थी। इसलिए हम लोग ये देखते हैं कि किसानों को आमतौर पर व्यापारिक बैंक ऋण नहीं देते थे। लेकिन मिसेज इंदिरा ने राष्ट्रीयकरण करने के पश्चात हम लोग ये देखते हैं कि इन बैंकों के ग्रामीण क्षेत्र में शाखाओं का विस्तार करने का निर्णय किया और 1969 में ही हम लोग ये देखते हैं कि सरकार ने एक समिति का गठन किया और इस समिति को ये कहा गया कि किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में शाखा का विस्तार किया जाए। तो इसके लिए हम लोग ये देखते हैं कि हमारे देश में अग्रणीय बैंकिंग परियोजना की शुरुआत की जाती है। अग्रणीय बैंकिंग परियोजना नरीमन समिति के सुझाव के आधार पर शुरू किया जाता है। इसमें प्रत्येक जिला में एक लीडर बैंक बनाया जाता है और उसी लीडर बैंक के सुझाव के आधार पर उस जिला में ग्रामीण शाखा दोनों को विस्तार करने का निर्णय लिया जाता है। इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि ये पहला राष्ट्रीयकरण हमारे देश में बल्क लेवल पर था और ये राष्ट्रीयकरण अत्यंत सफल होता है। और इस सफलता के पश्चात हम लोग ये देखते हैं कि व्यापारिक बैंकों की लाभदायकता में भी वृद्धि हो जाती है, इसके ऋण आच्छादन अनुपात में वृद्धि हो जाती है। इस तरीके से बैंकों की दशा काफ़ी बेहतर होती है। इस तरीके से चूंकि मिसेज इंदिरा ने जब राष्ट्रीयकरण किया था और राष्ट्रीयकरण करने के पश्चात ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि जिन बड़े व्यापारिक बैंकों की जमा राशि 200 करोड़ रुपए या इससे ज़्यादा होगी, उन व्यापारिक बैंकों का भी भविष्य में राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा। पुनः अप्रैल में हम लोग ये देखते हैं कि 1980 में मिसेज इंदिरा जब सत्ता में वापस आती हैं तो 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का 1980 में फिर से राष्ट्रीयकरण कर देती हैं। इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि अप्रैल 1980 में 6 और बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। तो भारत में 1980 तक राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंकों की संख्या 21 हो जाती है। एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 14 व्यापारिक बैंक, उसके बाद 6 1980 में राष्ट्रीयकरण। तो भारत में राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंकों की संख्या 1980 तक हम लोग ये देखते हैं कि 21 हो जाती है। समय गुजरता है, 91 के पश्चात न्यू इकोनॉमी पॉलिसी लागू की जाती है, उदारीकरण और निजीकरण की लहर यहाँ से शुरू होती है। अनेक सरकारी बैंक, चूंकि 1980 के बाद बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया उससे बैंकों की लाभदायकता में कमी देखी गई। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इन बैंकों पर समीक्षा करना शुरू कर दिया और ये तय किया गया कि कुछ जो कमज़ोर व्यापारिक बैंक हैं उन्हें मजबूत व्यापारिक बैंकों में मर्ज कर दिया जाए। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए 1993 में हम लोग ये देखते हैं कि न्यू बैंक ऑफ इंडिया NBI, न्यू बैंक ऑफ इंडिया का अमलगेशन या विलियन PNB पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया जाता है। इस तरीके से राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंकों की संख्या 21 से घटकर 20 हो जाती है। बाद में 1999 तक SBI के 12.5% शेयर में विनिवेश कर दिया जाता है। इस तरीके से SBI पर सरकार की स्वामित्व 50% से कम हो चुकी है। अतः SBI सरकारी बैंक तो है लेकिन अब इसे राष्ट्रीयकृत बैंक के श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता है। इस तरीके से अब हमारे देश में वर्तमान समय में राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंकों की संख्या घटकर 19 हो जाती है। इस तरीके से 19 राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंक जो है वो हमारे देश में कार्यरत है। SBI याद रखिएगा कि अब राष्ट्रीयकरण के बैंक, राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंक के श्रेणी में शामिल नहीं है। ये सरकारी बैंक अवश्य है लेकिन इसे राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंक के दर्जा में नहीं रखा जाता है। इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि 1991 में बैंकिंग क्षेत्र में सुधार करने के लिए हमारे देश में नरसिंघम समिति का गठन किया गया, उसमें व्यापक स्तर पर सुधार किया गया। बाद में 1996 में द्वितीय नरसिंघम समिति का गठन किया गया, उसमें भी सुधार किया गया। 2013 में पुनः समिति का गठन करके बैंकिंग क्षेत्र में सुधार किया गया और इसमें यह तय किया गया कि बैंकों को, सरकारी बैंकों को आपस में मर्ज किया जाए और इनका समूहीकरण कर दिया जाए। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे देश में हम लोग ये देखते हैं कि 2019 से अब बैंकों, सरकारी बैंकों को 5 या 6 श्रेणी में रखने की बात की जा रही है, ताकि ये बैंक जब बड़े हो जाएंगे तो इनकी पूंजी की आकार बड़ी हो जाएगी और ये ज़्यादा प्रतिस्पर्धी होगी और उस दशा में यह विदेशी बैंकों से प्रतियोगिता करने में ज़्यादा सफल होगी। तो इस तरीके से समूहीकरण की बात अब चल रही है और आप देख रहे होंगे कि इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में मर्ज कर दिया गया। इसके अलावा अन्य कई बैंकों की यह प्रक्रिया में शामिल किया जा रहा है।
तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि अब हमारे देश में समूहीकृत व्यापारिक बैंक रह जाएंगे और आने वाले समय में केवल 5 या 6 सरकारी बैंक रहेंगे और यही हमारे देश में कार्य करेंगे। अब विदेशी बैंकों को भी खुले तौर पर यहाँ पर उत्पादन करने की अनुमति दी जाएगी और उससे कंपटीशन क्रिएट होगा और बैंकिंग सेवा का तेज़ी से इससे विस्तार होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो इस तरीके से ये हमारे देश में बैंकों का इतिहास है जिसको हमने बड़ा संक्षिप्त रूप में बांधने की कोशिश किया है। तो हमारा चूँकि अब इतना समय हो गया कि इसमें इतना ही आएगा और आगे के समय में हम इसकी कैटेगराइजेशन करेंगे और उसमें अलग अलग बैंकों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप लोग, ताकि हम लोगों का भी मनोबल बढ़े और हम लोग ऑनलाइन क्लास भी शुरू कर सके ताकि इससे जो लाभ आप लोगों को मिलना है वो मिल सके। और हम लोग यूपीएसआई को ध्यान में रखकर एक नया बैच यथाशीघ्र लॉन्च करेंगे और केवल उन्हीं चीज़ों को, मूल चीज़ों को हम लोग बताने की कोशिश उसमें करेंगे जो उस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो उसमें जो पढ़ाया जाएगा वो तो अलग है, इसके अलावा आप लोगों से टेस्ट भी लिया जाएगा और ये टेस्ट में जो क्वेश्चन रखे जाएंगे वो संभावित प्रश्न होंगे और उसी तरीके से तैयारी करके हम लोग आप लोगों को देंगे ताकि आप लोग अपने उद्देश्यों को हिट कर सके कामयाब। आपकी कामयाबी में ही हमारी कामयाबी है और हम लोग का उद्देश्य यही है। और जो देखिए, टीचिंग एक ऐसा जगत है या लाइन है जहाँ पर बहुत ज़्यादा लाभ और पैसों का बहुत मतलब नहीं होता। वो तो जो देते हैं तो वो तो भाई भरण पोषण वाला होता है, ये सबके लिए सब पे खर्च हो जाता है। लेकिन असली तो कामयाबी हम लोग वही मानते हैं कि जब आप सेलेक्ट होकर आएँ और कहें गुरुजी हमारा सिलेक्शन हो गया, तब लगता है कि बच्चा अंतिम गुरु दक्षिणा दे के जा रहा है। तो हम लोग उसी गुरु दक्षिणा का अंतिम रूप से, फाइनली रूप से इंतज़ार करते हैं। तो आप लोग इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसके साथ इतना ही, अभी तक हमने जितना भी पढ़ाया है ये आपको याद होगा कि केवल थ्योरेटिकल पार्ट से ही पढ़ा रहे हैं। करेंट इवेंट हम ज़्यादा टच ही नहीं कर रहे हैं। वो इकट्ठा हम आप लोगों को जब सिलेबस शुरू करेंगे तो वो जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आपको बताया जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना।